हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे मेटलर्जी के बारे में, तो ये वीडियो है मेटलर्जी पार्ट 2। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो मेटलर्जी के 5 बेसिक स्टेप्स थे उनमें से हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स हमने कवर कर लिए थे, दैट इज क्रशिंग ऑफ ओर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्रशिंग ऑफ ओर में क्या हमने पढ़ा था कि हम ओर्स को ग्राइंड करते हैं, ओर्स बिग पीसीज में मिलते हैं, उनको हम क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं बाय द यूज ऑफ ग्राइंडर्स एंड रोलर्स इनटू स्मॉल पीसेस। सेकेंड स्टेप था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जहां पर हम ओर्स में से जो इम्प्यूरिटीज थी, गैंग पार्टिकल्स थे, उनको रिमूव करते थे। तो ये बहुत इनिशियल स्टेप था प्यूरिफाई करने का। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी। तो 4 टेक्निक्स हमने इसके अंदर स्टडी करी थी। बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, सेकंड टेक्निक थी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फोर्थ टेक्निक थी थर्ड टेक्निक थी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एंड फोर्थ टेक्निक थी बाय केमिकल सॉल्वेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग भी कहते हैं। अब जो थर्ड स्टेप आता है, आज हमने वो डिस्कस करना है कि कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो अभी तक हम अपने ओर में से इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर चुके हैं। अब क्योंकि हमें ओर में से मेटल निकालना है, तो सबसे पहले हम ओर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल को निकालना इजी रहता है। तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड का मतलब है कि ओर को कन्वर्ट कर दिया, ओर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। आपने हम अपने ओर को क्या कर दिया, मेटल ऑक्साइड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करवाकर अपना प्योर अपना मेटल निकालना क्या होता है, इजी होता है। अब इसकी कन्वर्जन के लिए 2 मेथड्स आते हैं। 2 तरीकों से हम अपने ओर को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है रोस्टिंग और सेकंड मेथड होता है कैल्सिनेशन। आता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। रोस्टिंग जो होता है ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जब हमने सल्फाइड ओर्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, रोस्टिंग। ठीक है, लेकिन जो कैल्सिनेशन होती है ये कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होती है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर में मैंने ले लिया जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब अगर हमें जिंक सल्फाइड से, अब हमें इस जिंक सल्फाइड को, जो एक सल्फाइड ओर है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो इसको ZnO बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर ऑक्सीजन लगानी है तो हमें ZnS को किससे रिएक्ट करवाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर हम जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलता है। और इसके अंदर SO2 गैस क्या होती है, निकलती है। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, इसको आप बैलेंस कर लो, तो ये आ जाएगा 2 ZnCS, यहाँ पर 3 लग जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 2। इन दिस ore is heated in the presence of oxygen to convert into oxide। ठीक है, तो रोस्टिंग किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए होता है। एग्जाम्पल हमने लिया जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड को अगर हमें जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे हीट करना पड़ेगा, और हीट किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, और इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो इवॉल्व SO2 गैस, SO2 गैस इसके अंदर निकलती है। ठीक है, तो रोस्टिंग हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में की जाती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें ओर को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट ओर की। अब हम बात करते हैं कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन किन के लिए की जाती है, कार्बोनेट ओर्स के लिए की जाती है। तो
हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं लाइमस्टोन के लिए, डेट इज CaCO3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइमस्टोन है डेट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसके पास ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन है। इसीलिए हमें इसको हीट करना है, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो हम इसे सिंपली हीट करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO में और CO2 में। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये जो कार्बोनेट और था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इसके अंदर कौन सी गैस इवॉल्व हुई, CO2 गैस इसके अंदर इवॉल्व होती है। ठीक है, तो हमेशा का जो कैल्सिनेशन होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओनली बाय हीटिंग। तो यही डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार से फिर से समझ लेते हैं। ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम दो तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हम सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं और कैल्सिनेशन हम कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं। सल्फाइड ओर्स को जब हम ऑक्साइड्स में बनाते हैं तो ये हमेशा इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। हम इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अपने ओर को हीट करते हैं और इस प्रोसेस में SO2 गैस इवॉल्व होती है। लेकिन जब हम कैल्सिनेशन करते हैं यानी कार्बोनेट ओर्स के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, इसलिए हम इन्हें सिंपली हीट करते हैं इन अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल हीटिंग से ही हमारा कार्बोनेट ओर जो होता है ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसके अंदर कैल्सिनेशन में CO2 गैस इवॉल्व होती है। ओके, तो हमारा और भी जो हमारा और है वो मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अब हमें जो हमारे ये जो मेटल ऑक्साइड्स बने हैं इसके अंदर से हमें क्या निकालना है, मेटल निकालना है। तो आइए देखते हैं। ओके, अब जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स बने हैं उन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना और इनको किसके अंदर कन्वर्ट करना, मेटल के अंदर कन्वर्ट करना। तो मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करना उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन करवाने के लिए क्या यूज होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी हमारा जो ये मेटल ऑक्साइड है, इस मेटल ऑक्साइड में से हमें मेटल निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो मेटल जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रखा है इस ऑक्सीजन को हमें रिमूव करवाना है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स हेल्प करेंगे इस ऑक्सीजन को इस मेटल से अलग करने पर और हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं इस प्रोसेस को। जैसे कि हम कॉपर, हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कॉपर ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ले लिया। कॉपर ऑक्साइड के लिए हमने जैसे कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट लिया कोक। कोक क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, अब यहां पर लिख लो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कार्बन हमारा यहाँ पर क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके अंदर से ऑक्सीजन को क्या करना है, ये हेल्प करेगा इस ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के लिए। कैसे रिमूव करेगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, खुद बाइंड हो जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है कॉपर ऑक्साइड के लिए यूज कर रहे हैं वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या करेगा, खुद इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड है खुद इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और कॉपर मेटल हमको मिल जाएगा। जो थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है H2, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। तो कार्बन जो कि कोक की फॉर्म में था, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या H2 हो गया। ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं।
ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है और ये किस में हेल्प कर रहे हैं? फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करवाने में ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट्स किन किन ऑक्साइड्स के लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं कॉपर के लिए, यूज होते हैं लेड के लिए, यूज होते हैं या फिर आयरन के लिए यूज किए जाते हैं। बाय द यूज ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स हम कॉपर को, लेड को या फिर आयरन के ऑक्साइड्स को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स आते हैं लाइक जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑक्साइड है, इसको मतलब अगर हमें रिड्यूस करवाना है तो ये रिड्यूस होता है ओनली रिड्यूस्ड बाय कार्बन, कोक। ठीक है, तो जो ZnO होता है, अगर हमें इसे रिड्यूस करवाना है, हमें अपना जिंक मेटल निकालना है, तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ कार्बन ही यूज होगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं होता। और भी कुछ ऑक्साइड्स हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर, या फिर मरकरी। ठीक है, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेटल के जिनके लिए हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी रिड्यूसिंग एजेंट, इनके लिए कोई किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। सिंपली बाय हीटिंग, सिंपल हीट करने पर भी इनके ऑक्साइड्स रिड्यूस होकर मेटल देते हैं। ठीक है, तो सिंपली हीटिंग से भी ये रिड्यूस हो जाते हैं, दे कैन इजिली रिड्यूस, दे कैन इजिली बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो सिंपल हीटिंग से भी ये क्या होते हैं? इजिली रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इनको किसी ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर या मरकरी है, इनको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लेस स्टेबल है, बिकॉज दे आर लेस स्टेबल। ये इतने स्टेबल नहीं है, आप सिंपल हीट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा? आपका मेटल मिल जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स हैं लाइक वेरी रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स, वेरी रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स हैं लाइक ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो इन मेटल के अगर ऑक्साइड्स हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO, मैग्नीशियम एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनाता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कार्बन हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या हाइड्रोजन हो गया या अमोनिया हो गया, इन रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, दे आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स। इन रिड्यूसिंग एजेंट से इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं किया जाता, तो इनके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? इन अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, यानी कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है? टूटता है, स्प्लिट होता है। और हम लगाते हैं, हम दो प्लेट्स लगाते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगाते हैं। ठीक है, और इनकी प्रेजेंस में क्या होता है? जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड या डिकम्पोजिशन हो जाती है आयनिक कंपाउंड की, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस उनके ऊपर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेटलर्जी के अंदर हमारा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हमने मेटल ऑक्साइड में से अपना मेटल क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया। तो अब हमें हमारा मेटल मिल चुका है, लेकिन जो हमें मेटल इस स्टेज पर मिलता है वो 95% प्योर बोला जाता है। अगर हमें 99.9% प्योर हमें मेटल चाहिए तो उसके लिए हमें 5th स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। तो रिफाइनिंग से हमें 99.9% मेटल क्या मिलेगा? प्योर मिलेगा।
ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप जो हम देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। ठीक है, तो रिफाइनिंग बहुत सारे तरीकों से की जाती है, जो हमें करनी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हमें ये वाली टेक्निक पढ़नी है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हमें 99.9% प्योर मेटल मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती क्या है? इट इज अ प्रोसेस which metals are purified by means of electrolytic cell। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हेल्प से हम अपने मेटल्स को प्योर करते हैं और हमें 99.9% प्योर मेटल हमको ऑब्टेन होते हैं। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे की जाती है? इसके अंदर हम क्या लेते हैं, हम एपरेटस लेते हैं। ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम क्या लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, अब हमको पता है कि ये एनोड है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसको आपने बैटरी के साथ यहाँ क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके। एक चीज और, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम क्या भर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भर लेंगे, जो हम ले लेते हैं CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है, ये क्या है, एनोड है। एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एनोड O आ रहा है, एनोड पे क्या होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ये चीज यहाँ याद रखनी है। ठीक है, तो एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर, इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ओके, नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज पार्ट आता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कैथोड पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, तो एक चीज और, ये जो एनोड होता है ये किससे बना होता है, इम्प्योर मेटल से बना होता है। इम्प्योर मेटल जो हमको पहले इस प्रोसेस तक मिला है, जो कि 95% ही प्योर है, अभी भी इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, तो ये इम्प्योर मेटल से बना होता है। और जो कैथोड होता है ये प्योर मेटल का होता है। ठीक है, अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं। ओके, पहले देखते हैं एट एनोड। एट एनोड, ठीक है। अब एनोड पे क्या हो रहा है, अब सपोज हम यहाँ पर जो हम अपना मेटल प्यूरिफाई कर रहे हैं, हमने एग्जाम्पल लिया कॉपर, क्योंकि जो मेटल हम यहाँ पर प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी का क्या लेना है, हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है। हम यहाँ पर कॉपर मेटल को क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वो एक फोर्स होगी जो इलेक्ट्रॉन को, इस जो इम्प्योर मेटल है इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, खींचेगी, पुल करेगी ये फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉपर था जो कि इम्प्योर मेटल था। ठीक है, अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई किया, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, यहाँ पर रिलीज कर दिए। और ऑब्वियसली अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियसली, और जिस इक्वेशन में जहां पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ये कहाँ आ रहा है, Cu2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर आता जा रहा है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसने खींचकर कहाँ भेज दिए, कैथोड के ऊपर भेज दिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एट कैथोड। अब कैथोड के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये कैथोड के पास जाएगा। तो हमारा Cu2 पॉजिटिव कैथोड के पास गया और इसने यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको क्या कर लिया, गेन कर लिया। और क्या हो गया, कॉपर में क्या हो गया, पर मेटल बनाया तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, गेन करें। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उधर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो वहां पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव से क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो अगर हम एनोड और कैथोड में देखें, ठीक है, तो जो हमारा एनोड प्लेट है वो क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा, और कैथोड की प्लेट क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी। क्यों, क्योंकि कैथोड प्लेट पे मेटल क्या होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज और आती है यहाँ पर देखने वाली है कि ये जो इम्प्योर मेटल था, इस इम्प्योर मेटल के पास कुछ इम्प्यूरिटीज भी थी, तभी तो वो इम्प्योर था। तो इन इम्प्यूरिटीज का क्या होगा, अब जो सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होंगी वो तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, और जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज होंगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, एनोड के नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। ठीक है, तो जब एनोड प्लेट थिन होती जा रही है और कैथोड थिक होता जा रहा है, और ये जो इम्प्यूरिटीज थी, ये इम्प्यूरिटीज जो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज थी वो तो इस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूबल हो गई, और जो इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज थी वो कहाँ कलेक्ट हो गई, बिहाइंड एनोड एज अ एनोड मड। तो यहां से जो हमको कैथोड से जो हमें क्या मिलेगा, हमारा प्योर मेटल मिलेगा, जो कि 99.9% क्या होगा, प्योर होगा। ओके, तो अब मेटलर्जी की एक छोटी सी क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इन ओर्स को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, क्रशिंग ऑफ ओर्स, या इसको हम ग्राइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक ड्राई प्रोसेस होता है, इसमें रोलर्स या फिर ग्राइंडर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बिग पीसीज ऑफ ओर है उनको स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है जिसको एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, या ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इस ओर में से इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं ताकि हमें गुड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल मिल सके। और ये जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसकी 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से हम पहली होती है ग्रेविटी सेपरेशन। फर्स्ट होती है ग्रेविटी सेपरेशन, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होती है इम्प्यूरिटीज एंड ओर की। सेकंड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, जो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक सेपरेशन। फोर्थ होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कंडीशंस ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटीज पे डिपेंड करता है। और लास्ट होता है क्या, लीचिंग, दैट इज केमिकल सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्यूबल होती है, और हमारा ओर जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। अब इनरिचमेंट ऑफ ओर के बाद जो नेक्स्ट टेक्निक आती है कि हम ओर्स को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमको बाद में जाकर हम मेटल ऑक्साइड्स में से इजीली मेटल को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। इसके लिए 2 प्रोसेस आते हैं। पहला प्रोसेस आता है रोस्टिंग, जो कि इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ठीक है, और सेकंड प्रोसेस आता है कैल्सिनेशन, जो कि जो हीटिंग होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। रोस्टिंग के अंदर हम सल्फाइड ओर्स को के मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट्स के मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। रोस्टिंग के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, और कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। जो फोर्थ स्टेप होता है वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स से मेटल बनाना। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिडक्शन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या H2 यूज करते हैं। वेरी रिएक्टिव मेटल्स के लिए, जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है,
अब जो हमारा मेटल जो हमें यहाँ पर मिला है वो भी क्या है, 95% ही प्योर है। तो इसको अब हमें अगर प्योर करना है, 99% प्योर करना है, तो हम यहाँ पर रिफाइनिंग करते हैं, प्यूरिफिकेशन, जिसमें हमें 99.5% प्योर मेटल मिलता है। और इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल। यहाँ से जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, प्योर मेटल होगा, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मेटलर्जी के। ओके, तो आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।